गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे जिस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में शुरू करा था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या शुरू करा था, वो कौन सी ऐसी इनकम है जो टैक्स के एम्बिट से, एक टैक्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक है, तो मैंने आपको एक काफ़ी लंबी लिस्ट प्रोवाइड करी थी कौन कौन सी वो इनकम है जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो उन्हीं में से जो कुछ पर्टिकुलर इनकम के जो टाइप्स हैं उन्हीं को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पिछली जो वीडियो में जो एक लंबी लिस्ट दी थी मैंने कि ये सारी वो इनकम है जो जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, उनमें से कुछ को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस वगैरह हैं उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रिसिप्ट्स बाय अ मेंबर फ्रॉम अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब ये होता है कि अगर जो कोई हिंदू फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि पार्टीशन नहीं हुआ है फैमिली का भी। ठीक है, कि अगर फैमिली अगर कोई बिज़नेस कैरी ऑन कर रही है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कैरी ऑन कर रही है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से या वो फैमिली जो भी अर्न कर रही है या जो भी बिज़नेस कर रही है, ठीक है, तो उससे जो भी इनकम जो आती है वो भी टैक्सेबल होती है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से लीजिए। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए चार भाई हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये चारों मिलके कोई फैमिली बिज़नेस है जो वो रन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वो फैमिली बिज़नेस जो वो रन कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी इनकम आती है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लो जो भी प्रॉफिट आता है या जो भी इनकम आता है उसमें से अगर कोई भी एक भाई अगर अपना हिस्सा कहता है कि मेरे को मेरा प्रॉफिट शेयर इतना चाहिए, वो अगर उतना अगर क्लेम करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसको समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको भी अपने आप में एक एंटिटी, एक यूनिट की तरह माना जाता है। वो अपने आप में ही एक यूनिट है। तो जो ए बी सी डी का जो ये ग्रुप है, जो जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कह रहे हैं, ये अपने आप में ग्रुप है और इनकी जो भी इनकम है इसके ऊपर एक साथ टैक्स लगेगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए, ठीक है, चार भाई हैं और सपोज़ करो 40 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 40 लाख रुपए का। ठीक है, तो सबका 10-10 लाख रुपए हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस पर टैक्स लग के सारा, अगर टैक्स पे करने के बाद अगर सपोज़ करो 36,000 बचता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 36 लाख, सॉरी, तो 36 लाख अगर जो प्रॉफिट बचेगा तो उसमें से जो 9-9 लाख रुपए जो है सारे जो ए बी सी और डी चारों का जो शेयर होगा उसके ऊपर फिर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले प्रॉफिट 40 लाख था, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। ठीक है, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना, कि आपने पहले फैमिली की इनकम एज अ होल आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया, फिर उसके बाद जो उसी जो टैक्स के बाद जो इनकम आ रही है उस टैक्स के पे करने के बाद जो इनकम बच रही है उसका वो हिस्सा क्लेम कर रहा है, उसके ऊपर फिर दोबारा टैक्स नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि डबल टैक्सेशन जो होता है उसको हमेशा अवॉइड करा जाता है, उसको हमेशा जो है डबल टैक्सेशन को हमेशा, जिसे कह सकते हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करी जाती है। कोशिश ये होती है जब भी टैक्स के लॉज बनाए जाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है कि एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स ना लगे। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, अगर जो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर मेंबर है, ठीक है, उसकी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम होगी उसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा, उसके ऊपर तो ऑलरेडी वो टैक्स दे चुके हैं क्योंकि उनकी इनकम जो है वो कलेक्टिवली एक साथ टैक्स हो चुकी है। फिर उसके बाद जो उसका जो रिमेनिंग हिस्सा जो बचेगा, जो भी रिमेनिंग हिस्से में से जो वो अपना शेयर मांगता है, तो बेसिकली वो तो जो इनकम जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुकी है उसमें से वो अपना शेयर रिसीव कर रहा है। ठीक है, कि 40 लाख रुपए की इनकम थी, ठीक है, टैक्स लग के अगर सपोज़ करो सिर्फ 36 लाख रुपए बचे हैं, तो बेसिकली उस टैक्स लगी हुई जो इनकम है, जो टैक्स जिसके ऊपर ऑलरेडी पे किया जा चुका है, टैक्स पे करने के बाद जितनी इनकम बची है वो तो उसमें से सिर्फ अपना एक हिस्सा रिसीव कर रहा है।
ठीक है, टैक्स तो आपने पहले ही दे दिया, अब वो उसी के ऊपर दोबारा टैक्स डेफिनेटली नहीं देगा। ठीक है, तो अगर कोई मेंबर अगर रिसीव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर अगर उसे फैमिली से कुछ कोई भी अर्निंग रिसीव करता है वो, तो तब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फैमिली की इनकम एज अ होल ऑलरेडी टैक्स उसके ऊपर ऑलरेडी पे हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहला पैराग्राफ है, एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इधर आउट ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली और आउट ऑफ द इनकम ऑफ एस्टेट बिलोंगिंग टू फैमिली इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, तो उसको फैमिली की किसी भी इनकम का कोई हिस्सा मिलता है, या अगर फैमिली का जो एस्टेट है, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का वो हिस्सा रिसीव कर रहा है। सपोज़ करो फैमिली के पास कुछ प्रॉपर्टी है जिसको वो रेंट करके वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो उस रेंट के पैसे में से अगर कोई पर्सन को उसका हिस्से का पेमेंट अगर मिल रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका होगा। ठीक है, द एग्जेम्पशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, वही डबल टैक्सेशन के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है कि डबल टैक्सेशन बिल्कुल नहीं होगा, आय की इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आप एक बार टैक्स देते हो इनकम पे, तो आप उसी इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करी गई है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब कितने प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, किस टाइप का इंश्योरेंस लिया गया, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऊपर दिया गया है एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80 सबसेक्शन 3। ठीक है, 80 जो है ये हम बाद में जब हम एग्जेम्पशंस के बारे में, ठीक है, जब हम बात करेंगे, ठीक है, जो भी टैक्स में जो भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, तब हम इसे डिटेल में हम देखेंगे कि इसके 80 का क्या मीनिंग है, ये क्या कह रहा है। तो लेकिन अभी मैं आपको एक नट शैल में बता दूं, बेसिकली 80 कहता है अगर किसी पर्सन का, ठीक है, या अगर उसके किसी फैमिली मेम्बर का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या उसको किसी मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, मान लीजिए सपोज़ करिए किसी की कोई सर्जरी वगैरह हुई है। ठीक है, तो उस अपने ऊपर या अपने फैमिली के किसी मेंबर के ऊपर अगर आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस अर्न करे हैं, तो वो आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी साल भर की इनकम है उस इनकम में से डिडक्ट करके आपकी टोटल इनकम आएगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरी अगर 10 लाख रुपए साल की इनकम है, ठीक है, मैं मेरे पर एनम की इनकम 10 लाख रुपए है, और मेरे फैमिली में सपोज़ करो किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है जिस पे सपोज़ करो 1 लाख रुपए का खर्चा आया। ठीक है, 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो मैं क्या करूँगा कि जब फाइनली जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरूँगा, तो 10 लाख रुपए में से मैं 1 लाख रुपए का डिडक्शन दिखा दूँगा। ठीक है, एक लाख रुपए का मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ कि ठीक है 1 लाख रुपए मैंने वहाँ खर्च करे हैं, तो इसलिए मेरी इनकम सिर्फ उस साल की 9 लाख रुपए रह जाएगी। तो मैं 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ना दे के सिर्फ 9 लाख रुपए पे मैं टैक्स दूंगा। लेकिन अगर इसमें यह कहा जाता है कि जो भी इनकम, अगर मान लीजिए आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई जो भी दुर्घटना बीमा है, कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, लेकिन फिर आप उस अमाउंट के ऊपर फिर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, आप वो खर्चा भी अपनी इनकम से डिडक्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है वो भी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो भी अमाउंट आप खर्च कर रहे हो उसका आप सीधे सीधे डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। ठीक है, इसको हम बाद में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ये मान के चलिए जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं या जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होते हैं, इसको एग्जाम नहीं करा गया है। ठीक है, आप बस ये कर सकते हो उसका खर्चा डिडक्ट कर सकते हो अपनी इनकम से। ठीक है, आपको अगर जैसे सपोज़ करो 10 लाख रुपए की इनकम है, आपकी फैमिली में से किसी का कोई अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है, उस पर सपोज़ करो 1 लाख रुपए का खर्चा आया है, तो वो 1 लाख रुपए का खर्चा आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इनकम माना गया है। मैं बता चुका हूँ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अपनी एक पिछली वीडियो में, ठीक है। एनी अदर पॉलिसी सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि अगर किसी का कोई जीवन बीमा है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस पर्सन की अगर डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके जो नॉमिनीज़ हैं या जो उसके जो सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, जो भी उसके पीछे जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या जिसके वो भी नॉमिनी बनाया गया है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो जो भी पैसा रिसीव करेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है उसमें क्या कहा गया है, any other policy not being the case when sum received on the death of a person। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इंश्योरेंस में, ठीक है, पैसा दो कंडीशन में मिलता है। आप इंश्योरेंस का पैसा जो है दो कंडीशन में आप रिसीव करते हो। पहला तो ये कि जिसने इंश्योरेंस कराया, जो पर्सन इंश्योर्ड है, ठीक है, तो जिस पर्सन ने भी अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया, यदि अगर वो टाइम से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए, देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसका क्या होता है, टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, जैसे 10 साल या 20 साल, ठीक है। अगर सपोज़ करो 10 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, अगर 10 साल, अगर सपोज़ करो कि 10 साल अगर पर्सन सर्वाइव कर गया तो उसको क्या होगा, एक लंप सम अमाउंट मिलेगा विद इंटरेस्ट। और अगर 10 साल से पहले अगर वो पर्सन अगर मर जाता है तो उसके जो भी नॉमिनीज़ हैं, ठीक है, या जो भी उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रिसीव करेंगे, ठीक है, वो पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अब इसमें दूसरे केस के बारे में बात करी गई है। ऊपर तो बात ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है कि अगर उसकी अगर डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेम्बर्स कुछ रिसीव करते हैं इंश्योरेंस की जो भी मनी है, तब उस केस में इंश्योरेंस के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे पार्ट में क्या कर रखा है, अगर मान लो उसने 10 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो 10 साल सर्वाइव कर गया, ठीक है, 10 साल उसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो तब जो भी उसको जो लंप सम अमाउंट मिलेगा। अब उसका पहला पॉइंट, पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2003, अगर उसने पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले खरीदी है, एग्जेम्पशन अवेलेबल, नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स, कि अगर उसने पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले खरीदी है तब उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तब उसे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2003 बट बिफोर April 1, 2012, ठीक है, अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है, एग्जेम्पशन अवेलेबल ओनली व्हेन एनुअल प्रीमियम पेएबल इज नॉट मोर देन 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि जो भी एक मिनिमम अमाउंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी कह रही है कि देखिए कम से कम इतना पैसा तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, कि कम से कम जैसे 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो जो भी जो सम एश्योर्ड है, ठीक है, जिस अमाउंट का इंश्योरेंस कराया गया है, सपोज करो 10 लाख रुपए, तो जो सालाना उसका प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम, जो साल भर में जो आप उसका प्रीमियम भरते हो, वो सम एश्योर्ड के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप जो प्रीमियम देते हो वो 10 लाख रुपए का 20%, यानी कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का ना हो साल भर का, ठीक है, तो 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा का प्रीमियम नहीं है आपका, तो तब जो भी पैसा मिलेगा वो टोटल आपको उस पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पॉलिसी इशूड ड्यूरिंग 2012-13, कि अगर पॉलिसी 2012-13 के टाइम पे आपको इशू करी गई है, इसमें क्या करा गया, उसको 10% कर दिया गया है, ठीक है, कंडीशन वही है, बस यहाँ पे उसको 20% के बजाय 10% कर दिया है। पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2013, कि जो भी पॉलिसी इशू की गई है वो अप्रैल 2013 के बाद या अप्रैल 2013 को अगर इशू करी गई है, एग्जेम्पशन अवेलेबल ओनली व्हेन एनुअल प्रीमियम पेएबल इज नॉट मोर देन 10 और 15% ऑफ द सम एश्योर्ड, ठीक है, कि 10 या 15% से ज़्यादा प्रीमियम का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
एजुकेशन स्कॉलरशिप, ठीक है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। तो स्कॉलरशिप्स जो होती हैं सारी की सारी वे एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्स से, ठीक है। जो भी स्कॉलरशिप रिसीव करता है, जो भी आपको स्कॉलरशिप के तौर पे जो भी पेमेंट रिसीव हो रही है उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, वो अमाउंट एक टैक्सेशन के एम्बिट से बाहर होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 ये कहता है कि जो भी अमाउंट, जो भी जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिल रही है एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिली है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को कवर करने के लिए, उसे स्कॉलरशिप कहा जाएगा और उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं होगी, बट ऑल अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ीस इंक्लूड नहीं होगी। ट्यूशन फ़ीस मतलब जो भी कॉलेज की जो सेमेस्टर की फ़ीस है सिर्फ वो सेमेस्टर की फ़ीस इंक्लूड नहीं होगी, जबकि उससे रिलेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड और भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो हॉस्टल फ़ीस है या जो भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वे सब के सब कवर हो जाएंगे। तो उसमें से कॉलेज की या स्कूल की फ़ीस कवर नहीं होगी, उससे रिलेटेड और भी जितनी जो फ़ीस होती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है या फिर हॉस्टल का कॉस्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। वंस इट इज़ प्रूव दैट द अमाउंट रिसीव्ड इज स्कॉलरशिप इट विल बी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म्स ऑफ अवार्ड, ठीक है। तो अगर कोई ये प्रूफ कर दे कि जो भी मुझे पैसा मिला है वो एक स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो तब वो जो भी अमाउंट उसे उस स्कॉलरशिप के अंडर मिल रहा है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, वो टैक्स उसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, कि किस टर्म एंड कंडीशन पे स्कॉलरशिप ग्रांट करी गई है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। The position remains so even if the scholarship is received for pursuing a course of education not leading to a degree, ठीक है, कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसके एंड में आपको कोई डिग्री नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको जो स्कॉलरशिप मिली है वो किसी ऐसे कोर्स को करने के लिए मिली है जिसके जिसको करने के बाद आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई अगर डिप्लोमा कोर्स है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है उसको करने के लिए अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी वो एक वैलिड स्कॉलरशिप मानी जाएगी, ठीक है। द एग्जाम्शन इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट डिपेंड्स अपॉन what it is meant for the person paying or disbursing the scholarship. If it is paid only for meeting the cost of education, it is exempt from tax, even if the recipient does not spend whole amount towards the education or that he is able to save something out of it, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जितना भी पैसा उसे स्कॉलरशिप में मिला है उसमें से कुछ पैसे अगर वो सेव भी कर लेता है तो जो भी उसने अमाउंट सेव करा है उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज़ करो किसी को अगर 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली, 15 लाख रुपीज़ किसी को स्कॉलरशिप में मिले, उसमें से सपोज़ करो उसने अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए लाइक सपोज़ करो 12 लाख रुपीज़ खर्च करे उसने, ठीक है, 12 लाख रुपए उसने खर्च करे और 3 लाख रुपए उसके पास बचे हैं एक्सेस, तो उन एक्स्ट्रा जो 3 लाख रुपए जो उसके पास बचे हैं उसके ऊपर भी कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में बात करी गई है जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, ठीक है, जो एमपी और एमएलएज जो होते हैं उनको जो भी डेली अलाउंस मिलता है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन का स्कोप नहीं है। और कुछ जो सर्टेन जो नेशनल फंड्स जो बनाए गए हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है या स्वच्छ भारत कोष है, क्लीन गंगा फंड है, तो ये सारे कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, ठीक है, इनकी इनकम के ऊपर भी टैक्स अप्लाई नहीं होता, इनकी इनकम को भी टैक्स के एम्बिट से बाहर रखा गया है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल, ठीक है। अब हॉस्पिटल की इनकम जो है वो कब
एग्जेम्प्ट होगी अगर ये कंडीशंस, जो ये 3 कंडीशंस जो आप देख रहे हैं, वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये बात, पहली कंडीशन में तो यही चीज़ मेंशन करी गई है कि जो भी हॉस्पिटल है या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, उनको मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड कर रहा है या रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह की जो मेडिकल एक्टिविटीज़ जो भी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, उसको माना जाएगा कि वो एक हॉस्पिटल है, ठीक है। इसमें एक ऑब्वियस पॉइंट है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है इसमें। कंडीशन 2 कहती है कि द हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट सोली फॉर फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। कि जो भी हॉस्पिटल या जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन हो रहा है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम तो एज अ प्रॉफिट इसको रन कर रहे हैं, कि हम तो इसको फॉर प्रॉफिट अगर रन कर रहे हैं, ठीक है, तब फिर उसकी इनकम के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर प्रॉफिट रन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है या कोई आपका कोई ऐसा, सपोज करो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आप कह रहे हो कि हम तो जो है बस एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो एक जो भी कर रहे हैं वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो तब एग्जेम्पशन मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप कहते हो कि हम तो फॉर प्रॉफिट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब कोई एग्जेम्पशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन दी गई हैं, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है। पहले, द हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन इज होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कि जो भी हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट अगर चला रही है, गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट ने फाइनेंस करा है, द एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट्स ऑफ सच हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रिस्क्राइब, दैट इज़ ₹1 करोड़। कि जो भी रिसिप्ट जो हॉस्पिटल्स को मिल रही है, जो भी पैसा हॉस्पिटल रिसीव कर रहा है, वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपकी जितनी भी जो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, जितना भी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो पूरे साल भर का, वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, दैट इज़ द चीफ कमिश्नर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C। कि अगर जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब है जो टैक्सेशन की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो टैक्स से संबंधित जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो चीफ कमिश्नर होता है इनकम टैक्स का, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है और वो अगर कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे, तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा उस इंस्टीट्यूशन को कि उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, वो उनको जो है टैक्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर देगा, ठीक है। कि अगर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो हैं वो ये कह दें कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या इस पर्टिकुलर एनजीओ को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इनकी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगी, तब उनको टैक्स के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा और उनकी जो भी इनकम है उसको भी टैक्स के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनकी इनकम कब कब एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। पहला केस इसमें दे रखा है कि अगर जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। अगर कोई भी सरकारी जो यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रॉफिट, इफ इट्स aggregate annual receipts of such university or educational institution do not exceed the amount of annual receipt as may be prescribed, that is ₹1 करोड़, ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसे रन कर रहा है और उनकी जो भी इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है,
ठीक है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनकी अर्निंग नहीं है एक साल में। और तीसरी जो केस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्या कहता है कि वही पार्ट है कि अगर यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, और वो अगर जो प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी कि जो चीफ कमिश्नर हैं या जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, वो अगर ये डिक्लेयर कर दें कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ये पर्टिकुलर जो एनजीओ है, इसकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उनकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वही पॉइंट जो हमने हॉस्पिटल वाली पॉइंट में डिस्कस करा था वो यहीं यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप में से सबके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में नीचे बताएं क्या डाउट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा सबके कमेंट्स को रिप्लाई करने की एक बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।